Assalamu alaikum dear students. Today our topic is matrices and determinants. बेसिकली आज हम 9th क्लास का जो है वो मैथ स्टार्ट कर रहे हैं और पहला चैप्टर है हमारा जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इसका हम इंट्रोडक्शन जो है वो पहले पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन में हमारे पास है कि हम असल में किस लिए मैट्रिसेस जो हैं वो इतना इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहला चैप्टर जो है वो मैट्रिसेस रखा गया। तो सबसे पहले मैथ के अंदर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है और फिज़िक्स के अंदर, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ब्रांचेस ऑफ साइंस, जितनी भी ब्रांचेस ऑफ साइंस हैं उसमें बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है। बेसिकली जो कंप्यूटर साइंस है उसमें बहुत ज़्यादा इसका जो है वो इस्तेमाल है जो मैट्रिसेस हैं। उसके बाद इंट्रोडक्शन में हमारे पास है कि जो फर्स्ट आइडिया दिया था मैट्रिसेस का वो किसने दिया था, तो उसका मैथमेटिशियन का नाम है आर्थर कैली। उसने फर्स्ट डेवलप की थी थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले उसने ये थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस लिखी और कब लिखी? 1858 के अंदर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखी है, अ रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स, कि एक ऐसा हमारे पास फॉर्मेशन जो कि रेक्टेंगुलर होगा, रेक्टेंगल शेप का होगा और उसमें रियल नंबर्स होंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर हो सकते हैं। यहाँ पे देखें तो 0 1 2 3 मैंने कोई भी नंबर लिखे हैं। सच एज उसको इस तरतीब से लिखा जाएगा, फॉर्मेशन इस फॉर्म में लिखा जाएगा, इस शेप में लिखा जाएगा, एंड देन इनक्लोज बाय ब्रैकेट्स, और उसको ब्रैकेट्स में बंद कर दिया जाए, इज सेड टू फॉर्म अ मैट्रिक्स, तो इससे एक मैट्रिक्स जो है वो बन जाएगा। अब नीचे उस सारे जो नंबर से रियल उनको मैंने ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया और ये हमारे पास एक मैट्रिक्स की जो शेप है वो बन गई है। इसमें हमारे पास लिखे हैं 0 से लेकर 0 1 2, ये हमारे पास पहली रो बनती है। सेकंड रो हमारे पास है 3 4 एंड 7, इसको हम रो 2 कहेंगे। और अगर हम इसको ऊपर से नीचे की जानिब देखें तो ये कॉलम कहलाता है। ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है। तो इस तरीके से जो है वो हमने मैट्रिक्स को जो है वो डिफाइन कर दिया है। नेक्स्ट हमारा जो बोर्ड है उसके ऊपर लिखा है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। हम देख चुके हैं कि रो, अभी पिछले बोर्ड में हमने देखा है कि रो क्या होती है, रो 1 कौन सी है, रो 2 कौन सी है, कॉलम कौन सा है, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। इसी तरीके से हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। क्या होता है कि जो रोज और कॉलम्स हैं वो असल में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो हैं वो डिफाइन करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक फॉर एग्जांपल लिखा है मैट्रिक्स एम लिखा है, तो उसका ऑर्डर क्या हो सकता है। अगर हम देखें तो इसमें कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, इनकी तादाद अगर हम लिखें तो ये हमारे पास ऑर्डर बन जाता है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे लिखूँ ऑर्डर ऑफ एम, एम का ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, एम का ऑर्डर हमारे पास होगा 2 रोज हैं, पहले हम हमेशा रोज लिखते हैं बाय, और जितनी हमारे पास कॉलम्स की तादाद है वो हम लिख देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा ऑर्डर ऑफ एम। या कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स होगा जिसका नाम होगा वो हम ऑर्डर ऑफ उसका नेम लिख दिया करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं। मैट्रिक्स हम एक को कहते हैं और एक से ज़्यादा अगर हमारे पास मैट्रिक्स होंगे तो उन्हें हम कहेंगे मैट्रिसेस। तो यहाँ पे हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं, हमने लेट किया है कि एक हमारे पास ऑर्डर, एक जो मैट्रिक्स है वो ए है और दूसरा मैट्रिक्स बी है। तो लेट ए एंड बी बी 2 मैट्रिसेस है। हमने फ़र्ज़ किया कि ए और बी 2 मैट्रिक्स हैं, देन ए एंड बी, देन ए इज सेड टू बी इक्वल टू बी, कि जो ए है वो इक्वल टू बी होगा इफ़ एंड ओनली इफ़। कब होगा इक्वल? जब ऑर्डर ऑफ ए जो है वो इक्वल हो जाएगा ऑर्डर ऑफ बी के। जब ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी इक्वल होंगे, दूसरी कंडीशन ये है देयर
देयर corresponding elements आर सेम, कि जो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होंगे, ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाइज होंगी तो फिर हमारा जो ए वाला मैट्रिक्स है वो बी के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ, ए मेरे पास है 1 3 5 एंड 7। मैंने फ़र्ज़ किया कि ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, तो बी मैट्रिक्स जो है वो भी मेरे पास 2 बाई 2 का ही होना चाहिए। जैसे 1 + 2 है और यहाँ पे 3 + 2 और इसको मैं 5 + 2 कह दूँ, तो ये मेरे पास जो है जो ए का ऑर्डर है वो भी 2 बाई 2 है, बी का ऑर्डर भी 2 बाई 2 है। अब क्या होगा कि हमने ऑर्डर देख लिया कि दोनों का इक्वल है। उसके बाद हम कह रहे हैं देयर क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, जो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे पहला आप देख रहे हैं कि हमारे पास एलिमेंट 1 है और इधर अगर हम बी में देखें तो यहाँ भी इसका जो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट है वो भी 1, और अगर यहाँ देखें 3 है तो इस जगह पे भी 1 + 2 3 ही है। देन हमारे पास 5 है और क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो यहाँ पे भी 5 ही बनता है। ऐसे ही 7 और यहाँ पे भी क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो 7 है। तो हम कह सकते हैं कि ए जो है वो इक्वल है बी के। ये हमारा था आर्डर ऑफ मैट्रिसेस और इक्वल मैट्रिसेस। इनकी बेस पे जो है वो हम नेक्स्ट अपनी एक्सरसाइज 1 का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड आर्डर ऑफ मैट्रिसेस। जितने भी हम आर्डर लिखना है और पहला हमारे पास आर्डर जो मैट्रिक्स है उसका नाम है ए। हम ए का आर्डर लिखेंगे तो हमारे पास हमें पहले इसकी रोज़ काउंट करनी है। रोज़ कितनी है? हमारे पास 2 है। पहली रो ये है और सेकंड ये है, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ रोज़ इज इक्वल टू, नंबर ऑफ रोज़ है हमारे पास 2 तो 2 लिखेंगे, और नंबर ऑफ कॉलम्स वो भी हमारे पास 2 हैं, तो हम कहेंगे आर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 2 बाई 2। हमारे पास इसका आर्डर जो है वो 2 बाई 2 आ जाएगा ए का। नेक्स्ट हमारे पास सी मैट्रिक्स है और सी मैट्रिक्स का हम आर्डर लिखेंगे तो पहले हम लिखते हैं नंबर ऑफ रोज़। नंबर ऑफ रोज़ हमारे पास इसमें 1 है और कॉलम्स की तादाद जो है नंबर ऑफ कॉलम्स वो हमारे पास कितने हैं जी? हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं। तो आर्डर हमारे पास क्या होगा? सी का आर्डर ऑफ सी वो हमारे पास हो जाएगा 1 बाई 2। ये हमारे पास आर्डर जो है वो सी का हो जाएगा। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपने खुद कर लेने हैं, एज इट इज़ हैं, वो आप आसानी से अब कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाइज द मैट्रिक्स इक्वेशन। हमने ए बी सी डी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है और हमें ये गिवन है कि ये जो मैट्रिक्स हैं ये दोनों ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइज करते हैं। मतलब कि ये वाला जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है वो इक्वल है इसके फर्स्ट एलिमेंट के। जैसे हमने इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी है तो वहाँ पे हमने यही पढ़ा है। तो यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है तो इसका मतलब है कि ये वाला मैट्रिक्स और ये वाले मैट्रिक्स जो हैं ये दोनों आपस में इक्वल है। इस बुनियाद पर हम फिर लिखेंगे कि a प्लस सी जो है वो इक्वल है 0 के, देन a प्लस 2b जो है वो इक्वल है -7 के, देन c -1 इक्वल है 3 के। ये वाला मैट्रिक्स
ये वाला एलिमेंट जो है वो इक्वल है इसके। अब जो हमारे पास लास्ट वन है 4d माइनस 6 इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल है? 2d के इक्वल है। अब हम ये देखेंगे कि हम कहाँ से आसानी से जो है वो एक वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास a और b दो वेरिएबल्स हैं, इस वजह से यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। इस वजह से हम वो वाली वैल्यू ले लेते हैं जहाँ से आसानी से वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो सकती है। यहाँ देखें तो ये c-1 है, एक वेरिएबल है, हम आसानी से जो है वो c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम -1 को दूसरी साइड पे लेके जाएं तो ये हमारे पास +1 हो जाएगा और c की वैल्यू जो है वो हमारे पास 4 आ जाएगी। ये हमारे पास c की वैल्यू आ चुकी है। देन हम इजीली c की बेस पे आसानी से a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, c की वैल्यू जो है वो पुट कर देते हैं इस वाली इक्वेशन के अंदर, पुट c इज इक्वल टू 4। जो c है उसकी वैल्यू 4 है, वो हम पुट करने लगे हैं। मैं इस इक्वेशन को नाम दे देता हूँ 1 का। इन 1 के अंदर जो है वो मैं c की वैल्यू पुट करने लगा हूँ। a प्लस c है तो c की जगह पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 इज इक्वल टू 0। और a की वैल्यू जो है वो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जब ये इक्वल से दूसरी जानिब जाएगा तो वहाँ पे जाके -4 हो जाएगा, और दूसरी साइड पे 0 था तो 0 आप इसके अंदर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो यही हमारे पास आंसर आएगा -4 ही। इस वजह से हमारे पास ये -4 a की वैल्यू आ चुकी है। अब हम वैल्यू a की बेस पे हम आसानी से यहाँ से जो है वो b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक a है एक b है। तो मैं इस इक्वेशन को नाम दे देता हूँ 2 का। पुट a इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में जो है वो मैं वैल्यू पुट करने लगा हूँ। a की जगह पे -4 पुट किया, प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अब क्या करेंगे, -4 है इधर, तो -4 जो है वो हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो 2b इज इक्वल टू -7 प्लस 4। 2b इज इक्वल टू -3, b इज इक्वल टू -3/2। ये हमारे पास b की जो है वो वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है। अब हम d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें किसी की भी वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं 6 को दूसरी साइड पे ले जाऊँ और जो 2d है उसको इधर ले आऊँ तो आसानी से जो है वो d की वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है। 4d माइनस 2d है इज इक्वल टू हमारे पास 6 आ जाएगा। 4d में से अगर मैं 2d को माइनस कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2d आ जाएगा। 2d इज इक्वल टू 6 और d की वैल्यू जो है वो मेरे पास आ जाएगी 6 डिवाइडेड बाई 2। तो d की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 3। ये हमने d की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, a की भी आ चुकी है और देन b की भी आ चुकी है और c की भी वैल्यू आ चुकी है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 जो है वो कंप्लीट हो गई है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।